नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार आज हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में 50 अंकों की नरमी है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट ज्यादा है। आरबीआई की तरफ से एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आई है एनबीएफसीज को लेकर, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में आज गिरावट ज्यादा है और 57,800 के आसपास निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लगभग 250 अंकों के आसपास की नरमी है। हालांकि आईटी शेयरों से बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है और निफ्टी आईटी लगभग हम देखने की 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है और इंडेक्स वाइज लगभग उतना ही गेन हम ऑटो शेयरों में भी देख रहे हैं। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पावर में, कैपिटल गुड्स में भी आज के सत्र में बाइंग हो रही है और चुनिंदा बाइंग आज हम एफएमसीजी काउंटर्स में भी देख रहे हैं। लेकिन गिरावट की बात करें तो आज के सत्र में जो गिरावट आ रही है वो आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंकों में, केमिकल्स में, फार्मा में और बैंकिंग काउंटर्स में। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए भी आपको दिखाई देगा। लेकिन आज के अगर हम एफएनओ में अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि ब्रिटानिया अच्छे नतीजों के चलते आज लगभग 4.5% के गेन के साथ कारोबार कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास की तेजी है और जेफरीज का एक रिपोर्ट आई है लगभग 840 रुपए के टारगेट के साथ। तो कल्याण ज्वेलर्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अरविंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर, हीरो मोटो कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 2 से 2.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स को देखेंगे तो निफ्टी में आज जो टिल्ट है थोड़ा गिरावट की तरफ ज्यादा है, क्योंकि 27 शेयर हम देखने की डिक्लाइन वाले हैं और 23 शेयरों में आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में सबसे ज्यादा जो तेजी है वो है टीसीएस में, लगभग 2.5% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एमएनएम में 0.25% की तेजी, ओएनजीसी, एचसीएल टेक ये 1% के गेन के साथ कारोबार कर रहे हैं और लगभग 1% की तेजी नेस्ले के शेयर में भी हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से फ्लेवर में लौटते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन आज बाजार में आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव डेस्क के हेड मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, जो कि देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट भी हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चंदन जी, मार्केट को लेकर व्यू क्या होगा आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आखिरी सत्र है बाजार का आज और थोड़ी अनिश्चितता अभी भी क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को लेकर है। लोग अपनी पोजीशंस को अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए लेकर कैरी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिश्चितताएं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी है और ईरान और ओमान की बातचीत भी चल रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, चंदन जी को जुड़ने में थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, शायद बारिश के चलते कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन एक काम करते हैं, जो नतीजे आने वाले हैं जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज एसबीआई के नंबर्स पर हमारा फोकस है और इसके अलावा टाइटन और हिंडाल्को के नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन एसबीआई के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, जरा ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी व्रतिक जैन। व्रतिक, एसबीआई नतीजों से पहले थोड़ा शेयर गर्म होता नजर आ रहा है, आज भी हल्के से गेंस हैं। जरा बताइए कि किस तरह के नंबर आएंगे और फोकस कहां पर रहेगा नतीजों में। जी हाँ, तो बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 नंबर्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले। स्टेबल क्वार्टर होने वाला है एसबीआई बैंक के लिए। बात करते हैं उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने मिल सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सॉफ्ट हो सकता है लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो। प्रोविजंस का एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ सकता है। बिजनेस ट्रेंड्स देखें तो लोन ग्रोथ में हमें की सेगमेंट में एक हेल्दी ग्रोथ देखने मिल सकते हैं। डिपॉजिट्स काफ़ी स्टेबल रह सकते हैं। कासा फंडिंग कॉस्ट को सपोर्ट कर सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो रेट कट ट्रांसमिशन का प्रेशर रह सकता है, उस पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े प्रेशर में रह सकता है। डोमेस्टिक नीम ब्रॉडली स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम एसबीआई फंड्स आईपीओ की बात करें तो लगभग 4,700 करोड़ का मोबिलाइज किया था अपने आईपीओ के थ्रू, जिसके कारण एसबीआई बैंक में हमें CET1 रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इससे बैंक की बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। असेट क्वालिटी की बात करें तो असेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल, ओवरऑल स्टेबल रहने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर और एसएमई पोर्टफोलियो में हमें सीजनल स्लिपेजेस देखने मिल सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट मैनेजमेंट के गाइडेंस के अंदर रहने की उम्मीद है।
अगर हम बात करें कि मॉनिटरेबल क्या होगा उनके अर्निंग्स कॉल में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी कमेंट्री की। निम्स पे क्या कमेंट्री रहती है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसे पैन आउट होती है आने वाले टाइम में, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रेजरी इनकम में रिकवरी कैसी होती है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का ट्रेंड आगे चल के कैसे रहेगा, और FY27 में कोई गाइडेंस चेंज होगा कि नहीं, वो एक की मॉनिटरेबल होगा। तो ओवरऑल SBI का ऐसा स्टेबल क्वार्टर आने की उम्मीद है, और ये सब की इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ध्यान की होंगे। ठीक है, शुक्रिया वृतिक। तो वृतिक ने बता दिया आपको कि एसबीआई के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं। लोअर लेवल से अच्छी बाइंग एसबीआई के शेयर में हम देख रहे हैं, और कल तो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और आज हम देख रहे हैं कि एसबीआई अपनी तेज़ी को एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और नतीजों से पहले मोमेंटम ठीक ठाक रहा है। ये लगातार तीसरा सत्र है जब शेयर आपको चलता हुआ नजर आएगा, और 1,000 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके एसबीआई का शेयर कंसिस्टेंटली ऊपर के लेवल्स अब छू रहा है, और 1,100 रुपए के लेवल के आसपास पहुंच के कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, और तकनीकी जो दिक्कत है चंदन जी को साथ जोड़ने में, उस दिक्कत को भी दूर करेंगे, और ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात होगी, और फिर वायदा बाजार पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और कुछ बेहतरीन ट्रेड आपको हम जरूर बताएंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, और आज आपकी मदद के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। चंदन जी, आज ये बाजार में थोड़ी सी नरमी है, थोड़ा सा उत्साह की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, और कैश को लेकर अभी भी अनिश्चितता है, काफी अस्थिरता है, और 3.15 के बाद हम ऑप्शन के जो भाव देख रहे हैं ना 3.30 पर, बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्जेंस आ रहा है, और अभी भी काफी ज्यादा उथल पुथल है। ये कैश का सर करना क्या है, और जो डेरिवेटिव का जो ट्रेडर है बाजार में, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जरा पहले ये बताइए, उसके बाद हम निफ्टी बैंक के लेवल जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम कैश की बात कर लेते हैं। देखिए, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट को पहले एक बार 3 हिस्सों में समझे। पहला हिस्सा जो नॉन एफएनओ काउंटर है, यानी कैश के काउंटर नॉन एफएनओ के है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए पारस डिफेंस है, या फिर अरविंद है, या फिर एचईजी है। दूसरा हो गया एफएनओ, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके ऑप्शन 208, 210 स्टॉक फ्यूचर, उनके ऑप्शन। तो जो कैश के काउंटर नॉन एफएनओ के, वहां पे कोई बदलाव नहीं है, उनकी ट्रेडिंग 330 तक है। डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग, यानी कि एफएनओ की ट्रेडिंग, इंडेक्स और स्टॉक और फ्यूचर ऑप्शन, ये 330 से 340 एक्सटेंड हो गई है। अब सीएस उनके लिए एप्लीकेबल है जो कैश काउंटर बट एफएनओ का पार्ट है। उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी। अब क्या हो रहा है कि 3.15 तक नॉर्मल ट्रेडिंग रहेगी इन काउंटर्स के लिए। उसके बाद में 3.15 से 3.20 ट्रांजिशन पीरियड होगा, और 3.20 से 3.35 सीएस रहेगा, यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में जाने से पहले 3 से 3.15 का वॉल्यूम वेटेज एवरेज कंसिडर होगा रेफरेंस प्राइस के लिए। अब मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि हम बात कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और उसका रेफरेंस प्राइस है उदाहरण के लिए 1300 रुपए। अब सीएस में यह सिस्टम है कि ट्रेडर वहां पे अपने बायर एंड सेलर अपने बिड करेंगे, और जहां पे हाईएस्ट बायर एंड सेलर मैच हो रहे हैं, वो सीएस का प्राइस डिस्कवरी होगा। अब उसमें रूल ये है कि 3% से ऊपर या नीचे के ट्रेड नहीं डाल सकते हो। और पिछले 4 दिनों में हमने ये देखा है कि सिलेक्टिव कुछ काउंटर में 3% तक की बैंड के हाईएस्ट लेवल पे बिड हो रहे हैं, और वहां पे मैच हो रहे हैं, उसके चलते स्पोर्ट है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। और उसके मद्देनजर आपने देखा था कि निफ्टी स्पोर्ट में स्पर्ट बनता है, जबकि फ्यूचर वहीं पे रह जाता है। दूसरा, आपने देखो कि पिछले 4 दिनों में 3 दिन निफ्टी में स्पर्ट था, क्योंकि निफ्टी के जो काउंटर्स उसमें सीएस हुआ था, वहां पे उसके केस काउंटर में ऑर्डर्स देखने को मिले। जबकि कल ये मूवमेंट सेंसेक्स में हुआ था, क्योंकि सेंसेक्स के जो हेवीवेट्स काउंटर है वहां पे ऑक्शन हुआ था। अब क्या हो रहा है कि सीएस में लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वो सीएस में प्राइस डिस्कवरी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव लोग जब वहां पे हायर लेवल या लोअर लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, और यदि उनके ऑर्डर मैच हो जाते हैं, तो प्राइस ऊपर या नीचे का डिस्कवरी कर लेता है। उसके चलते ऑप्शंस के मूवमेंट
उस हिसाब से देखे जा रहे हैं। मैं पहले दिन का एग्जांपल देना चाहता हूं, जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, जब निफ्टी 24,550 का कॉल लगभग 20 रुपए चल रहा था, सीएस में निफ्टी का जो डिस्कवरी प्राइस आया था वो था 24,615 बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन हेवीवेट्स काउंटर। वहां के ऑर्डर ऊपर के लेवल पे मैच हुए और वो 20 रुपए वाला 22 रुपए वाला कॉल 60-65 रुपए चला गया। कल डिस्कवरी का टाइम था सेंसेक्स के एक्सपायरी के चलते, और सेंसेक्स में आप देखोगे उसके चलते 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। और जो सेंसेक्स का जो आपका 58,000 का कॉल है, वहां पे लगभग 110 के आसपास का मूवमेंट था। सीएस के बाद में 330 335 के बाद में वहां पे 330 रुपए का मूवमेंट हुआ और फिर सडनली वहां से गिर के जीरो हो गया। तो 3-4 चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। पहले कि जो ये सीएस के बाद वाला जो मूवमेंट है, एक तो नेरो हो रहा है। निफ्टी में पहले दिन 220 पॉइंट का मूवमेंट था बिकॉज ऑफ दिस, अगले दिन 150 था, उसके बाद में तीसरे दिन 60-70 पॉइंट का था, और कल निफ्टी में मूवमेंट नहीं था, कल सेंसेक्स मूवमेंट था, बट वो भी 200 पॉइंट के आसपास था। तो जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा यहाँ पे एक ऑक्शन में, वैसे वैसे ये मोमेंटम और स्पर्ट है थोड़ा छोटा होता जाएगा। बट अब उसके चलते क्या हो रहा है कि प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। हमने नोटिस किया कि 9:15 9:20 से लेके 1-1:30 बजे तक ओटीएम स्ट्राइक्स के कॉल पुट के प्रीमियम नहीं घट रहे। इसलिए नहीं घट रहे, पहले ऐसा माना जाता था कि ऑप्शन इज लाइक ए मेल्टिंग आइसक्रीम, जहां पे जैसे जैसे टाइम निकलेगा प्रीमियम मेल्ट होगा। बट अब सीएस में मूवमेंट आएगा, उसके चलते प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है। हमने ऑब्जर्व किया कि 9:15 9:30 से प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है, 1:30-2 बजे के आसपास मेल्ट होते हैं, 2:30 2:45 के बाद वापस प्रीमियम स्पर्ट होता है, और फिर बाद में 3:35 को जैसे डिस्कवरी होती है उस हिसाब से प्रीमियम में स्विंग हो रहा है। तो जो ऑप्शन राइटर है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नियर बाय स्ट्राइक के ऑप्शन राइट नहीं करें। ऐसा माना जा रहा है कि शायद निफ्टी में आपको 100-150 पॉइंट का बफर रहेगा, क्योंकि सीएस में प्राइस डिस्कवरी में शायद उतना मूवमेंट आ जाए। दूसरा, आपको सेंसेक्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम 400-500 पॉइंट का बफर रखे। अब ऑप्शन बायर को ये देखना है कि इन बिटवीन प्रीमियम कम नहीं हो रहे तो वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी और पार्टिसिपेंट नहीं रहेगा, तब तक बायर और सेलर को थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा। मेजर कंसर्न ये हो रहा है कि ऑप्शन राइटर सुबह राइटिंग करते हैं और वो दिन भर थीटा डीके का बेनिफिट लेते हैं, बट कल मार्केट मूवमेंट नहीं था, फिर भी प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सीएस सिस्टम की लास्ट में कहीं तो बड़ा स्विंग आएगा। तो राइटर्स को थोड़ा सा पोजीशन कम करनी है। आपकी जो भी पोजीशन है राइटिंग की 3:15 से आप कम करने का ट्राई करें। आप बायर है उसको ये ध्यान रखना है कि आप बाइंग की जगह स्प्रेड बना के काम करें, क्योंकि मूवमेंट भी आएगा और मूवमेंट फिजल आउट भी हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अनलर्न करके लर्न करने की जरूरत है। ऑप्शन स्प्रेड में काम करो, स्ट्रेटेजी में काम करो, वो बेहतर रहेगा जब तक मार्केट में पार्टिसिपेशन और लिक्विडिटी नहीं आता है। ठीक है चंदन जी, 2-3 चीजें और मैं सिंपल तरीके से आपसे समझना चाहूंगा। पहला तो ये कि क्या ये जो बाजार है अभी इंट्राडे का बाजार हो गया है, प्योरली इंट्राडे प्ले करें? दूसरी चीज, क्या बेहतर ये होगा कि जब तक वॉल्यूम नहीं आता है सीएस में, तब तक 3:15 ही एक कट ऑफ टाइम मान के चले एफएनओ ट्रेड के लिए? और तीसरी चीज जरा आप ये हमें समझा दीजिए कि ये 3:30 से बढ़ाकर जो टाइम जो 3:40 किया गया है, इसका औचित्य क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल तीनों शानदार सवाल पूछे, और आई थिंक पूरे देश की जनता इन्हीं सवालों के जवाब मांग रही है, और इटिनाओ को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपने पूछा क्या ये इंट्राडे मार्केट हो चुका है? देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है और मेजर एक्टिविटी इंट्राडे हो रही है, क्योंकि आज से चलो 10-12 दिन से तो मूवमेंट हो रहा है, बट उससे पहले हम मार्केट से ज्यादा ट्रम्प के कमेंट से परेशान थे और इंडियन इंडेक्स से ज्यादा हम क्रूड के प्राइस को चेक कर रहे थे। साथ में आप ये देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है। आप देखो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ऑटो में मोमेंटम है, सडनली आपका कैपिटल गुड्स में मोमेंट आ जाता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे बट सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है। जब तक निफ्टी अब ऊपर में 25,000 के लेवल को छलांग देके मोमेंटम नहीं बिल्ड करती है, तब तक आपके सेलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं और वहां पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या 3:15 का कट ऑफ टाइम रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक सीएस में लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन नहीं आता है, तब तक आप अपनी पोजीशन को 3:15 से पहले एग्जिट करने का ट्राई करें। इनफैक्ट यदि आप राइटर है, मैं तो ये बोलूंगा कि 2:45 3 से पहले पोजीशन कम करें, क्योंकि यूजुअली देखा जा रहा है पिछले 4-5 दिनों से कि 2:45 के बाद में ऑप्शन के प्रीमियम डिके नहीं हो रहे, इवन ओटीएम स्ट्राइक। तो आप राइटर हो तो पोजीशन कम पहले से एग्जिट करने का ट्राई करें, और यदि आप ओनली राइटर हो तो आप उसको क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर लो, मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा और कोई बड़ा स्विंग आएगा तो आपको अनलिमिटेड रिस्क नहीं आएगा। उस तरह से भी आप अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बायर है, हालांकि ऑप्शन बायर को सडनली इसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा है, बट थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन बायर
कि प्रोबेबिलिटी कम होती है पैसा बनाने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि सीएस की वजह से लिक्विडिटी नहीं है, उसकी वजह से ऑप्शन स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क करेगी कंपेयर टू बाइंग एंड सेलिंग। बट सेलर को ये कंसर्न अभी ये हो रहा है कि थीटा डीके नहीं हो रहा है। यूजुअली मार्केट रेंज में रहता है तो थीटा डीके रहते हैं, राइटर से ओटीएम कॉल पुट बेचते रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल करके थीटा का बेनिफिट ले। बट वो बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। आप देखोगे मार्केट में पुट कॉल पैरिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी स्ट्राइक और उसका कॉल उसके फ्यूचर और पुट के बराबर होना चाहिए। बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ सीएस सेलेक्टिव केस काउंटर में जो ऑर्डर मैच ऊपर के लेवल पे हो जाते हैं तो स्पोर्ट तो जंप कर जाता है बट फ्यूचर में जंप नहीं होते हैं, और अगले दिन उसकी वजह से स्पोर्ट नीचे खुलता है और फ्यूचर के साथ में इक्विलिब्रियम करने का ट्राई कर रहा है। तो ये इसके लिए क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अपनी कट ऑफ टाइम पहले रखें, 3.15 रख सकते हो, राइटर हो तो आप 2.45 2.50 को भी कट ऑफ टाइम रख सकते हो, थोड़ा बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी और बाइंग के ट्रेड सेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा सवाल आपका था कि क्या 3.30 से मार्केट को 3.40 एक्सटेंड करना सही है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स की हम बात करें, ग्लोबल मार्केट में भी सीएस जैसा सिस्टम यूटिलाइज किया जाता है कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आए। जैसे प्री ओपनिंग कैसे होती है, प्री ओपनिंग का तात्पर्य यही है कि आपका सडन कोई भी लेवल पे ओपनिंग नहीं हो जाए, जो भी ओपनिंग हो जहां पे बिड आस्क मैच हो वहां पे हो। सिमिलरली सीएस में क्या हो रहा है, एवरेज नहीं होता है, सीएस में उसी लेवल पे आपका क्लोजिंग होगा जहां पे हाईएस्ट बायर एंड सेलर के प्राइस, हाईएस्ट बायर एंड सेलर खड़े हैं एक सर्टेन प्राइस पे। मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबल मार्केट में चाहे आप डाउ की बात करें, डाउ इक्विटी पहले बंद हो जाता है जबकि डाई फ्यूचर उसके बाद भी कामकाज करता रहता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ऐसा माना जा रहा है क्या डेरिवेटिव्स को थोड़ा लंबे टाइम तक ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा आप देखोगे 3.15 के बाद में 3.20 तक एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है जहां पे निफ्टी के काउंटर या एफएनओ के स्टॉक नहीं चलते, जबकि एफएनओ के फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में मूवमेंट आता रहता है विदाउट अंडरलाइन के। सो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि डेरिवेटिव्स है वो लंबे टाइम तक काम कर सकता है विदाउट सपोर्ट, आई थिंक। और दूसरा प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर रहे, रिलेवेंट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, और कोई भी वहां पे सडन बाइंग सेलिंग करके स्पोर्ट में प्राइस को मैनिपुलेट नहीं करे। इसकी वजह से ये पूरे चीज की गई है और इसी वजह से 340 को एक्सटेंड करके 340 को किया है। पहले तौर पे आप देखोगे जो हेवीवेट्स काउंटर है एफएनओ के उनपे है ये, और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि और दूसरे काउंटर पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हमें कट ऑफ टाइम ध्यान रखें, लास्ट 15-20 मिनट्स के स्पर्ट के लिए पहले से प्रिपेयर है, अपनी पोजीशन को लिमिटेड करें। ये सारी चीजें हर ट्रेडर को अपने जहन में रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है चंदन जी आपकी, और विस्तार से पूछने का मकसद यही था ना कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन एक तो सीएस को लेकर तो है ही, उनकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक आदत पड़ी है ना 15-20-25 साल से कि एक ढर्रे पर ट्रेड करने की, 3:30 बजे तक अपनी मतलब बाजार को देखने की और उसमें सौदे डालने की। अब ये 10 मिनट का एक बफर टाइम मिल गया, और ये है कि हाँ मतलब देखते हैं कि ये कितना मेच्योर होती है सिस्टम, ये समय के साथ साथ, और कितना पार्टिसिपेशन इसमें आता है। लेकिन ये है कि हाँ ग्लोबली एक्सेप्टेड ये प्रैक्टिस है, और उसके साथ अलाइन करने की कोशिश की है मार्केट रेगुलेटर ने एक्सचेंजेस को, अपने बाजार को भी। चंदन जी अब ये बताइए कि अच्छा थोड़ा समय आज कम तो है, लेकिन हमने बड़ी जरूरी बातें की हैं, तो थोड़ा ट्रेड कम मिलेंगे उससे संतोष कर लीजिएगा, लेकिन जो मिलेंगे वो पक्के वाले मिलेंगे। चंदन जी फिर आज के लिए 2 दमदार शेयर आपके कौन से हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी सब जगह ये समझना जरूरी है कि सीएस क्या है कंपेयर टू बड़े ट्रेड, और वैसा जो हमने डिस्कस किया है कि कम ट्रेड पे फोकस करें, सिलेक्टिव ट्रेड पे फोकस करें, क्योंकि जब भी कोई रूल चेंज होते हैं तो उन रूल को एडजस्ट होने में और डाइजेस्ट होने में मार्केट को टाइम लगता है। बट फटाफट स्टॉक आइडियाज की बात करें, पहला ट्रेड रहेगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 177 के ऊपर डिसासिव मूव हुआ है और पिछले 4-5 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि आज थोड़ा सा मूव स्लो है बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए खरीदारी की सलाह रहेगी। हल्का सा डिप आता है तो और बेटर रहेगा, यूनियन बैंक खरीदे। 176 के स्टॉप लॉस से 190 194 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा मैं एफएमसीजी पैक में जा रहा हूं। एफएमसीजी में नेस्ले में काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। वीकली चार्ट में एक पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट है, इसका जो मल्टीपल हर्डल था 1530 उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो एफएमसीजी पैक से मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिफेंसिव दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नेस्ले पे खरीदारी की सलाह है। 1515 का सपोर्ट है, ऊपर में 1610 के टारगेट रहेंगे। तो पीएसयू से यूनियन बैंक और एफएमसीजी पैक से या कंजम्पशन पैक से नेस्ले, ये 2 काउंटर है जहां पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, यूनियन बैंक और नेस्ले में खरीदारी की सलाह है, और दोनों शेयरों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों अपने सारे अहम डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। और यूनियन बैंक के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी कि इसमें शायद मौके बन सकते हैं, 180 रुपए के ऊपर आके ये फिर से कारोबार करने लगा है।
और नेस्ले 1610 रुपए के टारगेट बनेंगे, 1515 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें खरीदारी करनी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि बाजार में आज कहां पर हो रही है ताजा खरीदारी वाले शेयरों पर ही फोकस करते हैं और कुछ अच्छे ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले लॉन्ग बिल्डअप। तो तेजी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि ब्रिटानिया में आज बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है। ओआई गेन लगभग 3.5-4% के आसपास का है। कल्याण ज्वेलर्स हम देख रहे हैं कि फिर से मोमेंटम में है, 620 रुपए का भाव है और इसमें भी ओपन इंटरेस्ट में 2% के आसपास की बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, अरविंदो फार्मा हो गया, साथ साथ एम्फेसिस हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेड्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। चंदन जी, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो नया ट्रेड लेने के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 काउंटर मुझे समझ में आ रहे हैं और रिकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसमें मूवमेंट आ चुका है। इसके लिए थोड़े मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ दूसरे काउंटर की तरफ मैं गया। इन तीनों में से 2 पिक करना चाहूंगा। एक तो हीरो मोटो है और दूसरा कल्याण ज्वेलर्स है। सो पहले हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का मेजर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे स्टडी कर चुका हूँ और एक मेजर ट्राइंगल का ब्रेकआउट कुछ दिन पहले देखने को मिला था। तो और उससे अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले इसमें करेक्टिव मूव बना के 560 का हायर बेस भी बन चुका है। तो कल्याण पे पॉजिटिव बायस है। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट होगा 605 के आसपास, ऊपर में टारगेट बनेंगे 645 के। हीरो मोटो की बात करें तो ऑटो पेक में मुझे मेजर स्ट्रेंथ लग रही है और निफ्टी ऑटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन रहा है। टीवीएस मोटर पिछले 8-10 दिन से तेजी का माहौल बना रहा है और आई थिंक आपके चैनल पे हम रिकमेंड भी कर चुके हैं। और हीरो मोटो में अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है। वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम इंटेक्ट है। कल की वीकनेस के बाद आज परफेक्टली कल के ऑलमोस्ट लो को टेस्ट करके टर्न दिखा है। पुट कॉल रेशियो सर्ज हो रहा है। सो हीरो मोटो में भी खरीदारी के तथ्य यहाँ पे इंटेक्ट है। 5550 का सपोर्ट है, ऊपर में 5850, 5900 तक के टारगेट के लिए। तो कल्याण ज्वेलर्स और हीरो मोटो इस पूरे तीनों काउंटर में स्ट्रेंथ दिखा रहे और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिप मारा है, इसके लिए काउंटर रेंज बाउंड हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ है, वो मार्केट से भी अल्फा जनरेट करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। कल्याण ज्वेलर्स के लिए और हीरो मोटो के लिए टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। हीरो मोटो आप अगर पिछले महीने भर की चाल देखेंगे तो बड़ी बढ़िया रैली दिखाई है शेयर ने और लगभग 12-14% ये शेयर चला है। और कल्याण ज्वेलर्स के तो फिर क्या ही कहने, महीने भर में लगभग 60-70% के आसपास का उछाल आ गया है और ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है शेयर को लेकर। 645 रुपए के टारगेट है चंदन जी की तरफ से। 605 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेड करना है। और टू व्हीलर पैक में पिछले कुछ सत्र से बहुत बढ़िया मोमेंटम बना है और उसमें से हीरो मोटो के लिए 5850 रुपए का टारगेट बनेगा चंदन जी की तरफ से। 5550 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए, आज थोड़े से ना शेयर हमने कम डिस्कस किए रोज के मुकाबले। आज सिर्फ लॉन्ग वाले ही शेयर हम चर्चा कर पाए। शॉर्ट कवरिंग वाले या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले, शॉर्ट बिल्डअप वाले वो शेयर रह गए। लेकिन जो ट्रेड आपको बताए गए वो काफी बढ़िया ट्रेड है। आप इन पर फोकस करके चलिए और बहुत जरूरी डिस्कशन करना था क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को लेकर और चंदन जी से डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी था कि मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव डेस्क को हेड करते हैं और दिन भर काम ही यही है, इन चीजों से जूझते हैं और अपने लिए जो रास्ता बनाए हैं उन रास्तों का फायदा आपको भी बता रहे हैं कि कैसे आप उन पर चल के अपनी स्ट्रेटजी को पुख्ता कर सकते हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम स्टॉक्स पर और बाजार को लेकर आपने हमसे चर्चा की और हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। अपने सवाल आप जरूर पूछिएगा। नमस्कार।